नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कहानी ये है कि कोरोना के दूसरे वेव के चलते यहाँ पर आप मैनेजमेंट को थोड़ा सजग होते हुए देख रहे हैं। उनकी राय ये है कि शायद आपको एनपीएस बढ़ते हुए दिख सकते हैं, खासकर रिटेल लोन्स पर। और यहाँ पर एक डिटेल में चलते हुए आपको हमारे पास जुड़ते हुए दिखेंगे प्रदीप पांड्या साहब, जो एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक करते हैं। बताइए प्रदीप जी, क्या है लेटेस्ट एचडीएफसी बैंक से? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी दिक्कतें एचडीएफसी बैंक के सामने आ रही हैं कोविड की सेकेंड वेव के चलते, वो पूरे के पूरे सेक्टर दूसरे बैंकों के सामने भी वैसी ही दिक्कतें हैं और तमाम मैनेजमेंट से हमें लगातार जानकारी मिल रही है। जगदीशन साहब ने आज मैक्वारी की इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उन्होंने कहा कि एनपीए बढ़ने का खतरा देखते हैं वो इस वेव के चलते। उनको कुछ संकेत मिले हैं, जैसे कि अप्रैल में चेक बाउंसेस अचानक बढ़ गए, हालांकि मई में ठीक हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में इस बार दिक्कतें बढ़ गई जो फर्स्ट वेव में नहीं थी, और इन सब चीजों के चलते उनको लगता है कि रिटेल के एनपीए बढ़ेंगे। अब कौन से वो लोग हैं जो डिफॉल्ट कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि पिछले बार जो अच्छा खासा मॉरेटोरियम का फायदा मिला था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट माफ हो गया था, फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी, तो ऐसे ग्राहक जिन्होंने पिछली बार तो पहले मॉरेटोरियम और फिर रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने आप को बचा लिया, वो इस बार दिक्कत में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों में उन्होंने पहली बार ये हालात पेश हो रहे हैं उनके सामने कि वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आगे का हाल कैसा होगा। हालांकि उनको जो उम्मीद है पूरी की पूरी वो वैक्सीनेशन से है। वो मानते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार हालांकि थोड़ी थोड़ी अटक के चल रही है, पर जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रीओपनिंग होगी। तो उन्होंने एक साफ साफ आपको पैरामीटर दे दिया है, जितनी वैक्सीनेशन जल्दी होगा उतनी जल्दी बैंकों के लिए एनपीए का खतरा टलेगा, उतनी जल्दी उनको फिर से कारोबार पटरी पे आता हुआ नजर आएगा। तो अब ये एक चीज है जो देखने वाली होगी। करीब 5,500 करोड़ के रिटेल लोन उन्होंने भी रिस्ट्रक्चर किए हैं, दूसरे बैंकों ने भी रिस्ट्रक्चरिंग का फिलहाल दूसरा फेज शुरू कर रखा है। और उनका ये मानना है कि ये जो दिक्कत है वो दरअसल लिक्विडिटी की दिक्कत है। तो वो ये कह रहे हैं कि कपल ऑफ क्वार्टर्स, ये मैं उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ तिमाहियों में दिक्कत दूर हो जाएगी। एक और मुद्दा था जिस पर उनसे लोग लगातार पूछते हैं, वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें थी। एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ था आरबीआई की ओर से, तो उनका कहना है कि वो रिपोर्ट तैयार है, उन्हें भी इंतजार है कि आरबीआई कोई फैसला ले ताकि वो फिर से नए कार्ड इशू कर सके। और वो एक नया सिस्टम ऐसा तैयार कर रहे हैं जिससे एक प्रोडक्ट में अगर दिक्कत होगी तो बाकी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत नहीं होगी। इस पे काम जारी है। शुक्रिया प्रदीप। अगर आप देखें, आपने इस महत्वपूर्ण अगर आप देखें विषय के बारे में आपने बारीकी से समझाया और एचडीएफसी के प्रमुख का जो स्टेटमेंट था उसको बारीकी से समझाया। मयूरेश जी, आपने सुना इनफैक्ट अभी प्रदीप को, और बारीकी से अगर आप देखें हर इस विषय की इन्होंने अगर आप देखें बातें रखी, आप कैसे रीड करते हैं? 2-3 बातें थी जिस पूरे स्टेटमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अभी अंदाज़ा यानी कयास लगाना इस डैमेज का थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रामीण भारत दिक्कत में है, वो अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें दिक्कत में है। अप्रैल में स्थिति खराब थी, मई में फिर भी ठीक ठाक लग रही है, और अभी 2-3 क्वार्टर्स तक इसका अंदाज़ा लगाना इस डैमेज का काफ़ी मुश्किल होगा। आप कैसे अप्रोच करेंगे और एचडीएफसी बैंक पर आपका टेक क्या है इस वक्त? आज करीब 50 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ अपने ओपनिंग प्राइस से। नहीं, जैसे भी अपडेट्स आए हैं वीरू जी, मेरे हिसाब से आई थिंक Q1 में आई थिंक दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स इटसेल्फ। जो एसेट क्वालिटी पे प्रेशर्स के हम लोग एक चेष्टा लगाए बैठे हैं, शायद प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ेगी, और इनके पास बफर प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिएटेड है कहीं कुछ तिमाहियों से। तो आई थिंक दे कैन यूज दीज बफर प्रोविजंस या प्रोविजनिंग थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं टू स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। दूसरा, आई थिंक एनुअलाइज बेसिस पे शायद थोड़े नंबर्स शेव ऑफ हो जाए, तो आई थिंक जो वैल्यूएशन प्रीमियम्स एचडीएफसी बैंक को कंपेयर टू द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर मिलता था, वो शायद फ्रॉम एन FY22 पर्सपेक्टिव कम हो। पर मुझे लगता है अभी भी आई थिंक जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडुकेसी, इन टर्म्स ऑफ कासा रेशियो, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल जीएनपीएस इज वेल, आई थिंक बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस होता है ग्रोस और नेट जीएनपीएस का। और चौथी बात, आई थिंक जो इनकी अंडरराइटिंग स्किल्स हैं, आई थिंक ये सारी दिक्कतें माइट बी देयर फॉर अ क्वार्टर और टू, बट आई थिंक इट विल बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली आफ्टर दैट इज वेल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक नीजक रिएक्शंस डेफिनेटली आज स्टॉक पे देखा गया है, बट मुझे नहीं लगता, आई थिंक जिनके पास है उनको आई थिंक जल्दी से स्टॉक से निकलना चाहिए। पेशेंस रखें, आई थिंक होल्ड करें। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक बहुत क्वालिटेटिव फ्रेंचाइजी है।
ये फिलहाल आपके सामने जो स्क्रीन्स पर मूव्स आ रहे हैं वो नॉर्मली आप देखिए बिकवाली की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 210.65 आपके सामने